नमस्कार साथियों। जैसा कि कल रात हमारा ठीक है जो आंसर की है वो आयोग की तरफ से वेबसाइट पे डाल दी गई थी और लगभग आप सभी ने अपने आंसर की के अकॉर्डिंग मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे। तो उसके बाद बच्चों में क्या क्या जो डाउट्स आ रहे हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए उनको अप्लाई करना चाहिए, उनका मेंस में नाम आएगा या नहीं आएगा, तो वो सब डाउट हम एक एक करके क्लियर करेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड डाउट आ रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा, कौन सी को फायदा होगा, तो वो सभी डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद में कुछ बच्चों के डाउट ये है कि 50% या 40% नंबर लेने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन से उसके नंबर कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद जो 50 से 60 अंक वाले बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा डाउटफुल है कि उनको मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उनके भी डाउट क्लियर करेंगे। सीटी मेंस के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन बिल्कुल सेफ है, तो उससे रिलेटेड भी हम सबके डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद में हरियाणा पुलिस एएनएम जीएनएम बीएलडीए सर्वेयर एएलएम जेई एटसेट्रा, इन पोस्ट के लिए कितने नंबर वाले हैं जो उनको तैयारी करनी चाहिए, और क्या पिछले सीटी स्कोर से सभी मिलेगा मेंस का मौका, यानी जो पिछला सीटी स्कोर है उसका क्या होगा। अब जो बच्चे हैं मान लो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, उनके 40 या 50% भी नहीं बढ़ पाए हैं, परंतु पिछले सीटी में उनके क्या पता 55-60 नंबर हो, तो उस स्कोर का इस सीटी से क्या रिलेशन रहेगा और किस तरह से वो इसका फायदा उठा सकेंगे, वो भी हम इसमें जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेन मुद्दा है, नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन को देख के सबसे ज्यादा 27 मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे डरे हुए हैं, क्योंकि वैसे 27 की मॉर्निंग शिफ्ट को बोल रहे हैं कि सबसे इजी शिफ्ट है, तो उसमें बच्चों के नंबर भी अच्छे आए हैं, पर वो इस बात का डर है कि उसके नंबर भी सबसे ज्यादा घटेंगे। और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, जो मॉर्निंग 26 मॉर्निंग की फर्स्ट शिफ्ट है उसको भी थोड़ा सा मुश्किल बता रहे हैं, तो हो सकता है उन बच्चों को थोड़ा बेनिफिट मिले। तो ये मैं एक वीडियो स्पेशल 32 मिनट के बना के पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ये बेनिफिट सबको बराबर नहीं मिलेगा। और जो ये जहां भी हम देख रहे हैं कि 5 से 10 नंबर का नुकसान होगा 27 वालों को या मॉर्निंग वालों को फायदा होगा, वो स्पेशली जो बच्चे कट ऑफ से अबो है, यानी जो 85 80 70 की लाइन में बच्चे हैं, उन बच्चों पर ही बात वैलिड होती है। जो बच्चे 55 60 या 65 70 की लाइन में है उनको उतना नुकसान नहीं होगा और ना ही उनको उतना फायदा होगा जितना कि टॉपर बच्चे को होगा। अगर टॉपर बच्चा हो तो उसको नुकसान होने की भी गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट और जो मॉर्निंग शिफ्ट है और 27 की मॉर्निंग शिफ्ट है उनमें काफी डिफरेंस है, तो वो सिर्फ टॉपर के लिए अवेलेबल है। जैसे जैसे हम एक मिड रेंज में आते हैं तो उसमें बच्चों का लेवल लगभग इक्वल हो जाता है, वो मतलब पेपर इजी है या हार्ड है उस पर थोड़ा सा कम डिपेंडेंट होता है, तो उस वजह से उन बच्चों पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क जरूर पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि जो ऊपर वालों बच्चों पे मान लो अगर बाई चांस 10 12 नंबर का फर्क रहता है तो उनका 5 7 नंबर का फर्क रहेगा, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आपको इन नॉर्मलाइजेशन से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसमें क्या आपकी रैंकिंग मैटर करती है। अगर आप मान लो पूरे सीटी में आपकी 1000 रैंक है तो आपके मार्क्स कितने भी कटो चाहे कितने भी बढ़ो आपकी रैंक 1000 ही रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से नंबर कटने से या नंबर बढ़ने से किसी को कोई ज्यादा फायदा या नुकसान वाली बात नहीं है, बस वो हमारा मानसिक संतुलन है कि अगर थोड़े नंबर ज्यादा हो तो अच्छा फील होता है, नंबर कट जाए तो थोड़ा सा बुरा फील होता है, बस वही फैक्टर है। बाकी आपके सिलेक्शन प्रोसेस से नंबर कटने से या इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सबसे मेन टॉपिक है कि 50 या 40% अंक लेने के बाद भी क्या फेल हो सकते हो। ये भी बहुत से बच्चों की क्यूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्यूरी तो 26 मॉर्निंग शिफ्ट वालों की रहेगी, क्योंकि उनके नंबर है बहुत ज्यादा कम आए हैं, शिफ्ट हार्ड थी। तो उनका क्या कहना है कि 50% या 40% नंबर है जो कि हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो जो बच्चे मान के चलो किसी बच्चे के 38 नंबर आए हैं और उसने कैटेगरी का बेनिफिट लिया है, अब वो इस कंफ्यूजन में है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 नंबर है और उसको मिले 38 नंबर है, तो अब बताओ वो कैसे पास होगा। ठीक है, तो ये ऐसे है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही आपके जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर पहले 50% ले रखे हैं और आप नॉर्मलाइजेशन के बाद 49 पे आ जाते हो तो आप पासिंग क्राइटेरिया क्वालिफाई करोगे। ठीक है, बाकी 26 की मॉर्निंग शिफ्ट में बहुत कम चांसेस है कि बच्चों के नंबर घटेंगे, वो इस रेंज में भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बढ़ेंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि जो बच्चे बिल्कुल
इस पासिंग क्राइटेरिया की बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं उनको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक दो या हो सकता है ज़्यादा भी नंबर बढ़ने के चांसेस है। तो आप सभी एक निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करेंगे तो आगे आपको उसका फायदा मिल सकता है। फिर उसके बाद क्या 50% या 40% से कम वाले भी हो सकते हैं पास। अब वही बात है कि उनके नंबर कम है, तो वो क्या है कि नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़कर भी वो पासिंग क्राइटेरिया में आ सकते हैं, तो ये भी चांसेस रहते हैं। और ये वाला ये नहीं है कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट के लिए ही वैलिड है, क्योंकि इस क्राइटेरिया पे आने के बाद नॉर्मलाइजेशन अपने एक अलग तरीके से बिहेवियर करती है। क्योंकि ये मतलब वैसे कहना नहीं चाहिए, मेहनत वाले बच्चे हैं सभी, फिर भी यहाँ अगर किसी बच्चे के 40 ही नंबर है तो उसमें तुक्का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हावी होता है। यानी बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके 30 या 35 नंबर तुक्के से ही आए हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या रहता है कि बच्चों के लिए हार्ड या इजी शिफ्ट मैटर नहीं करती, वो लगभग लगभग तुक्कों के नंबर होते हैं, तो उसमें पता नहीं रहता कि कौन सी शिफ्ट के नंबर इंक्रीज होंगे या कौन सी शिफ्ट के नंबर डिक्रीज होंगे। तो यहाँ इस मैटर पे हम कुछ नहीं बोल सकते, क्या पता 27 की मॉर्निंग वालों के 2-3 नंबर बढ़ जाए, 26 की मॉर्निंग वालों के घट जाए। तो इसमें अगर आप पासिंग लाइन पे है तो मैं कहूँगा कि अगर आप तैयारी करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें केवल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वाले मेंस में बैठेंगे, वो आपको आगे बताएंगे। उसके बाद क्या, और ये जो रेंज है 50 से 60 नंबर वालों की, और खास करके 26 मॉर्निंग शिफ्ट वालों की, ये उनको बहुत कंफ्यूज कर रही है कि क्या, क्योंकि साथ वाला बच्चा है वो 80 मार्क्स क्रॉस कर रहा है और वही बच्चे 26 मॉर्निंग में 55, 60, 65 इस रेंज में बैठे हैं, तो वो बहुत ही डाउटफुल है कि उनको उनके मन में ये है कि क्या पता उनका नाम आएगा या नहीं भी आएगा। तो ये 50 से 60 वाले बच्चे हैं, ये निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम इनके 4-5 नंबर तो मैं श्योर हूँ कि बढ़ने ही हैं। बाकी इंडिविजुअल कैंडिडेट पे ये नॉर्मलाइजेशन वर्क करती है, तो क्या पता किसी कैंडिडेट के 10 मार्क्स भी बढ़ जाएं, क्या पता किसी के 12 भी बढ़ जाएं, और हो सकता है किसी के 2 या 3 ही बढ़े। तो ये इंडिविजुअल मतलब हर एक स्टूडेंट पे अलग तरीके से बिहेवियर करेगी, तो ये आपको अपना खुद ही एनालाइज करना है। अब मैं बता भी दूं अगर आप इसको कैसे एनालाइज करना चाहोगे, जैसे कि आप 26 मॉर्निंग शिफ्ट में आपके 55 मार्क्स है, और आपको ये एनालाइज करना है कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो मैं इसका आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये काफी हद तक बिल्कुल क्लोज जाएगा उसके, परंतु बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। आप ऐसा करो, आप 26 मॉर्निंग का तो आपको एक्यूरेट पता ही है, बाकी 3 शिफ्ट के एग्जाम अटेम्प्ट करो ईमानदारी से, और उसमें देखो आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, और उन चारों शिफ्ट का स्कोर आप एवरेज निकाल लो, उसके बाद जो स्कोर आया है 99% चांसेस है कि आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद उतने ही बढ़ेगी। परंतु यहाँ बच्चे थोड़ी सी गलती ये करते हैं, क्योंकि घर बैठ के एग्जाम दे रहे हैं तो वो 4-5 नंबर एक्स्ट्रा लेने की संभावना रहती है। तो वो आप अपना थोड़ा सा देख के चलना कि ईमानदारी से पेपर में अगर बैठते तो आप कितना स्कोर कर पाते, उसी वे से इसको अगर लेके चलोगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट कितना स्कोर बढ़ेगा वो आपको पता लग जाएगा। उसी के करीब आपका स्कोर ऊपर नीचे रहेगा, एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी पता कर सकते हो। ये कुछ हद तक या काफी हद तक उसी के क्लोज मिलेगा आपको। ठीक है, अब सीईटी मेंस के लिए कौन कौन सेफ है, क्योंकि ये तो अभी प्री क्वालिफाइंग एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट तो मेंस ही है, उसी के बेसिस पे नौकरी मिलनी है, तो उसके लिए कौन कौन सेफ है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसीज आएगी, क्योंकि ये क्राइटेरिया 10 गुना का है कि जो जितनी भी वैकेंसी एडवर्टाइज होगी उसके 10 गुना मेंस में बैठेंगे। तो बगैर किसी पोस्ट के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का पता करें हम ये नहीं बता सकते कि उसका सेफ स्कोर क्या होगा। फिर भी जो पॉपुलर पॉपुलर पोस्टेज है जिनका पता है कि भी ये आनी आनी है, उनका कुछ आइडिया हम लगा सकते हैं। जैसे कि क्या है, हरियाणा पुलिस है, श्योर है, क्योंकि ये पिछली भर्ती से 5,000 पोस्ट विड्रा करी है, और नेक्स्ट भर्ती में सेम टू सेम 5,000 तो आनी ही आनी है, उसके बाद क्या पता कुछ इंक्रीज भी हो जाए। तो मिनिमम 5,000 पोस्ट है। तो इनमें हरियाणा पुलिस में कौन कौन एलिजिबल हो सकता है, तो मेरे हिसाब से हरियाणा पुलिस में इस सीईटी का सबसे कम कंपटीशन होने वाला है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हरियाणा पुलिस की 5,000 पोस्टेज आ रही हैं, और उस 5,000 के लिए कम से कम 50,000 कैंडिडेट एग्जाम में बैठेंगे।
ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि कट ऑफ पे क्या पता 5,000 2,000 एक्स्ट्रा कैंडिडेट हो, तो मिनिमम 50,000 है, वो 50 से 55,000 के अराउंड सीईटी में बैठेंगे। उसके लिए सबसे पहले हरियाणा पुलिस का पता है आपको फिजिकल भी है, तो फिजिकल के लिए कम से कम 1 लाख से लेके 1.25 लाख मिनिमम है, ये हो सकता है 1.5 लाख कैंडिडेट भी इनको बुलाने पड़े, क्योंकि फिजिकल की जो सक्सेस रेट है, फिजिकल जो पास करते हैं वो अराउंड 40 से 45 बहुत मुश्किल से है, नहीं तो 33 से 40% में बच्चे रह जाते हैं, यानी 100 में से 33-40 बच्चों का फिजिकली पास हो पाता है। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि अगर 50,000 बच्चे फिजिकल पास करवाने हैं, तो उसके लिए कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाना पड़ेगा और कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो कम से कम मेरे हिसाब से 1.5 लाख बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, उसमें जो क्वालिफाई करेंगे, तो 1.5 लाख बच्चों में तो पिछला जो हरियाणा पुलिस का देते हैं तो एग्जाम ही फिल नहीं, वो फॉर्म ही फिल नहीं होते बच्चों के, तो यानी मोस्टली हर एक बच्चा जो क्वालिफाई है वो इस पोस्ट के लिए compete कर सकता है। पर उसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। आप बार बार ये नहीं कि यूट्यूब पे मेरी कट ऑफ, मेरा नाम आया है कि नहीं, मेरा ये देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये मान के चलो अगर आप क्वालिफाई हो तो बढ़िया तरीके से बहुत जल्दी पोस्ट आने वाली है, उसके लिए अच्छी सी तैयारी करो, आपको अपनी जॉब सिक्योर करने का अच्छा मौका है और आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद जैसे एएनएम है, जीएनएम है, वीएलडीए है, सर्वेयर है, एएलएम, जेई एक्सेट्रा है, जो टेक्निकल पोस्टें हैं, उन पोस्टों के लिए हमारे से बेहतर आप जानते हो कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें आ सकती है, उन पे कितना कंपटीशन है, पीछे भी ये पोस्टें निकली है, उनमें कितने कैंडिडेट एलिजिबल थे। तो जैसे कि ये एएनएम जीएनएम ये जो कैंडिडेट है, कुछ कैंडिडेट हमारे टच में है, तो उनसे ही बात करके हमें पता चला है कि इन इन पोस्टों के लिए मतलब बच्चे ही पूरे नहीं हो पाए थे 4 गुना के लिए भी, तो 10 गुना में तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चा इनमें क्या है क्वालिफाई करेगा सीटी का जो प्री है, तो वो सब बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। तो जो भी बच्चा अपना 40 या 50% क्राइटेरिया क्वालिफाई करता है, तो वो अपने तन मन धन से भाई बढ़िया जी लगा के तैयारी करोगे तो आपकी एक पोस्ट सिक्योर हो जाएगी। और आप ये सोचोगे कि मेरा तो फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद मैं तैयारी शुरू करूं, तो बार बार ये मौके नहीं मिलते, आपसे बहुत कैंडिडेट आगे निकल जाएंगे और फिर आपको ये बिल्कुल पछतावा ही रहेगा कि मुझे तैयारी पहले शुरू करनी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद ये भाई अभी तक वैसे किसी कैंडिडेट ने पूछा नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, और किस लिए ये जो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट है उन बच्चों का स्कोर बहुत कम रहा है, उनके लिए तो ये समझो एक रामबाण है। यानी लगभग सभी बच्चों ने पिछला सीटी अटेम्प्ट किया है, तो जो पिछला सीटी स्कोर है उसका क्या रहेगा। अब जैसे कि मान लो पिछला अभी की मान के चलो आप, जैसे 27 की मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें बच्चों का स्कोर है 80 70 प्लस इस तरह है, और वही बच्चे नेक्स्ट सीटी में मान के चलो 26 वाली शिफ्ट जैसी शिफ्ट में आ जाए तो उनका स्कोर 55-60 रह जाए, तो क्या वो पिछले का जो 80-88 स्कोर था वो एज इट इज इस सीटी में वैलिड रहेगा या उसमें कुछ फेरबदल किया जाएगा। क्योंकि अगर वही स्कोर इसमें वैलिड रहा तो पीछे की क्या पता पेपर आसान हो, अब की बार का पेपर मुश्किल हो तो वो तो वैसे ही टॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्कोर का क्या रहेगा, ये अभी तक जैसे कोई नोटिस वगैरह तो आया नहीं है, परंतु ये इतना कंफर्म है कि जो अगर स्कोर आपका कम है इस बार, तो जो पिछले सीटी स्कोर है उसको कंसीडर किया जाएगा। अब कंसीडर कैसे किया जाएगा, ये मेरी एजम्पशन ही है, ये कोई ऑफिशियल नोटिस या कुछ ऑफिशियल इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं है। कैसे हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये ऐसे हो सकता है कि इस सिटी में जैसे कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम आपका स्कोर नीचे मेंशन था, जैसे ही आपने फॉर्म अप्लाई किया उस टाइम आपके नीचे स्कोर मेंशन आया था कि पिछले सिटी में आपका स्कोर इतना है, और वो स्कोर इनके रो डाटा में अभी भी मेंशन है। ठीक है, आपकी ओएमआर सीट चेक होगी, उसके बाद नया स्कोर जनरेट होगा, तो वो नया स्कोर तभी अपडेट होगा जब जब वो स्कोर पिछले सीटी स्कोर से ज्यादा होगा। यानी मान के चलो अभी आपका सीटी स्कोर 55 मार्क्स है और पिछले सीटी में आपके 60 मार्क्स है, तो 55 मार्क्स इस सीटी में अपडेट ही नहीं होंगे। इस सीटी में क्या अपडेट होगा, आपका पिछले वाला जो 60 मार्क्स है वो अपडेट रहेंगे। यानी आप क्या है इसी शिफ्ट में कंसीडर किए जाओगे और आपका स्कोर पिछले वाला जो स्कोर है वो कंसीडर कर लिया जाएगा। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो उस स्कोर पे भी इसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई होगी। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, यानी कि जो पिछला स्कोर है वो आपका कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो प्रोसीड कर दी जाएगी। तो उससे भी आपका क्या है
एज इट इज पिछला स्कोर वैलिड नहीं रहेगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद जो भी अपडेटेड स्कोर है वो स्कोर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। पर हाँ, इतना कंफर्म है कि वो स्कोर अब वाले स्कोर से आपका ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी वो स्कोर ऑफ कोर्स ज़्यादा ही रहेगा। तो उसका आपको क्या है, सीधा सीधा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लगभग यही बच्चों के डाउट है, ये सभी डाउट हमने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस सीटी से पहले हमने लगभग 6 या 7 महीने मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट की एक सीरीज चलाई थी, और मतलब डेट अनाउंस होने के बाद जो अभी तक हमारे 25 टेस्ट हो पाए थे, उन टेस्ट को हमने एक बुक में कंपाइल करके सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवाई थी। तो जो भी कैंडिडेट हमसे पहले से जुड़ा है और अगर उनको कुछ बेनिफिट मिला है उस बुक से, तो प्लीज़ आप जो मॉक टेस्ट की सीरीज थी उसके रिव्यू हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि टीम को भी थोड़ा सा हौसला और वो आपको आगे भी अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा पाए। और उस टेस्ट सीरीज में अगर किसी प्रकार की खामियां रही है या कुछ अपडेट करना है उसमें या कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो भी सजेशन आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।